हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है एक्चुअली में, इसको हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है, बेसिकली द फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेवेंट मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। कोई भी दो सरफेसेस हैं, उसके उनको वो जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच जो एक रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसी फोर्स को हम कहते हैं कि ये एक फ्रिक्शन फोर्स है। कि जैसे कि ये एक फोर्स है, इसी को भी एफ से ही डिनोट किया जा सकता है। एफ इज इक्वल टू यू एम जी। अब यू जे क्या है, बेसिकली यू इज अ म्यू। म्यू क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये इसका एक कोइफिशिएंट है जो कि म्यू यू से हम शो करते हैं। और फिर एफ इज इक्वल टू एम जी, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी। ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। और उसके बाद हमें अब फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है एक्चुअली में। फ्रिक्शन फोर्स इज अ रेजिस्टिंग फोर्स। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके मोशन को जो रेजिस्ट करता है ना फोर्स, उसके मोशन को जो कम करने की कोशिश करता है, जो रोकने की कोशिश करता है, वही फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स समटाइम्स हमारा एडवांटेज भी होता है, समटाइम्स इसके एडवांटेजेस भी होते हैं। और यानी कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स हमें ज़्यादा चाहिए, कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें कम चाहिए। तो हम इसको रिड्यूस करने के वेज भी पढ़ेंगे और इंक्रीज़ करने के वेज भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। एडवांटेजेस क्या है? अब जैसे कि हम वॉक करते हैं ना, वॉक किसी भी सरफेस पर वॉक करते हैं, नॉर्मल सरफेस होगा तो हम वॉक कर सकते हैं इजीली, मगर अगर पानी वानी गिर जाए कहीं पे तो हम क्या स्लिप हो जाते हैं। एक्चुअली में जो हमें वॉक करने में जो फोर्स हेल्प करता है ना, वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। हमारे जो पाँव हैं और ये ज़मीन है, इनके बीच में जो एक, यानी कि जितना सरफेस रफ होगा तो हम स्टेबल यहाँ पे पाँव रख सकते हैं और हम गिरेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। मगर जैसे ही कुछ पानी वानी गिर गया तो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है और हम स्लिप हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को एक और सरफेस के ऊपर मूव कराने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लाजिम होता है। हमें चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की जो है ना, हमें ज़मीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की नीड है। गाड़ियों को रोड्स पर चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत है। जैसे भी गाड़ी वगैरह भी देखते हैं, अब अगर सरफेस ज़्यादा जो हो, क्या ज़्यादा स्लिपरी हो तो गाड़ी भी स्लिप हो जाती है, तो वहाँ पर भी हमें फ्रिक्शन फोर्स की नीड होती है मूव करने के लिए। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इसके। एडवांटेजेस क्या हैं कि जैसे कि मशीन्स वगैरह होती हैं, उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट यहाँ के उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो एक दूसरे से जब रब करते हैं ना, एक दूसरे से जब रब करते हैं तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। वहाँ पर हमें कम फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा रब होंगे तो वो ज़्यादा उनकी लाइफ डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वो ज़्यादा डिकम्पोज हो जाएंगे जल्दी में। तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि वहाँ पे हमें फ्रिक्शन कम चाहिए होता है। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कम चाहिए फ्रिक्शन, कुछ ऐसी हैं जहाँ पर ज़्यादा चाहिए। वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के जो मेजर तरीके हैं, वो एक तो है लुब्रिकेंट्स, यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी कि ऑयल हो गया, मोबिल वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ें। जैसे कि हम अब देखते हैं गाड़ीज़ वगैरह के टायर वगैरह में ग्रीस, मोबिल वगैरह ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो बेसिकली ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं, इसी वजह से हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? जितना सरफेस रफ होगा उतना फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। ये इजी मेथड है। जैसे कि टायर होते हैं गाड़ीज़ के, गाड़ियों के, तो वहाँ पर क्या है, हम जिग जैग पाथ्स बने होते हैं, डिज़ाइंस बनी हुई होती हैं। तो बेसिकली ये डिज़ाइन जो है ना, डिज़ाइन पर्पज़ के लिए नहीं बनी हुई, ये बनी हुई है उनके सरफेस को रफ बनाने के लिए, जैसे कि फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो वो गाड़ी स्टेबल चल सके। तो ऐसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस भी होते हैं इसके, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। उसके बाद इसके कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड रेजिस्ट इट्स एबिलिटी टू मूविंग स्टार्ट। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिट। अब जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कौन सी चीज़ है जो इसको रेस्ट में रख रही है, तो वो चीज़ जो होती है वो फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। यानी कि अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ऐसा फ्रिक्शन जो होता है जो बॉडी को मूव करने से रोकता है,
मूव करने से रोकता है तो वो होता है, रेस्ट की कंडीशन में मूव करने से जो रोकता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और सेकंड वन इज काइनेमेटिक फ्रिक्शन, वही काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब कि वो फ्रिक्शन जो मूविंग, जो बॉडी मूव कर रही है तब जो फ्रिक्शन उसमें होगा प्रोड्यूस्ड, वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। इट इज़ interesting to know that in almost all situations static friction is greater than a kinetic friction। तो kinetic friction हमेशा friction से ज़्यादा होता है। ये कब होता है? जब बॉडी मूव कर रही हो तब की वक्त जो फोर्स इसे रोकने की कोशिश करता है वो होता है kinetic friction। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी एंड द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज सेड टू बी द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड मतलब कोई भी एक चीज़, जैसे कि स्लाइड स्विमिंग पूल्स वगैरह में होती है, हम वहाँ से स्लाइड करते हैं ना, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो ऐसे सरफेसेस दो आपस में स्लाइड हों और उस वक्त जो इनको रोकने के लिए इनके बीच में जो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टिंग फोर्स, वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्चुअली। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ व्हील on wheels the friction is said to be the rolling friction। rolling friction is much lesser than the sliding friction। अब जबकि कोई बॉडी व्हील्स की हेल्प से किसी सरफेस के ऊपर यानी कि मूव करे, जैसे कि गाड़ियाँ मूव करती हैं, वो व्हील है ना उनको, तो ये तो इस सूरत में यानी कि एक बॉडी जो है उसको व्हील लगे हुए हैं, दूसरा एक सरफेस है फ्लैट, तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच जो फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रैक्शन, और ये हमेशा कम होगा स्लाइडिंग फ्रैक्शन से, स्लाइडिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो आगे मूव करते हैं। अच्छा, आगे हैं आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन और ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। व्हाट इज द ईजियर, अच्छा व्हाट नहीं सॉरी, व्हाई इट इज ईजियर टू वॉक वियरिंग फ्लैट स्लीपर्स देन द हाई हील्स। अब वही चीज़ जो कि हम पढ़ते आए हैं, व्हाई इट इज ईजियर टू वॉक वियरिंग फ्लैट स्लीपर्स। अब देखें, फ्लैट स्लीपर होंगे तो उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो रफ़ एरिया जो है तो हमें यानी कि अर्थ पर जैसे हम पाँव रखेंगे तो उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अब अर्थ ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा रबिंग होगी तो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो हम ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ चल सकते हैं। और हील्स में क्या होता है, उसका एरिया जो होता है हील का नीचे से तमाम कम होता है, तो वो कॉन्टेक्ट में इतना एरिया आएगा ही नहीं, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, तो कम होगा तो हम ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। तो एक्चुअली में एरिया जो नीचे वाला एरिया होता है स्लीपर्स का ज़्यादा होता है, स्लीपर सिंपल चप्पल का, और हील्स का जो होता है कम होता है। इसी की वजह से फ्रैक्शन कम और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसी की वजह से हम जो है स्लीपर्स के साथ आसानी से चल सकते हैं, हील्स के साथ थोड़ी मुश्किल। वाई लेदर शीट इज़ यूज इन ब्रेक ड्रम्स ऑफ मोटर बाइक। अच्छा, लेदर शीट, लेदर आपने सुने होंगे बाइक्स वगैरह के, या कहते हैं ना जब ब्रेक नहीं लगती तो कहते हैं लेदर ख़त्म हो गए। तो एक्चुअली में लेदर बने हुए होते हैं लेदर शीट से। लेदर शीट यानी कि वही लेदर जो होता है सिंपली। तो एक्चुअली में लेदर जब किसी सरफेस के साथ इंटरेक्ट में आता है तो वो ज़्यादा रफ़ होता है, यानी कि वो एक ज़्यादा रफनेस होती है उसमें, तो वो एक ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। और हमें यहाँ पर ब्रेक लगाने के वक्त ज़्यादा फ्रिक्शन की नीड होती है, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश करेगा तो ब्रेक लगेगी। इसी की वजह से लेदर का जो सरफेस है वो रफ़ है, उसमें वो एक ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। इसी की वजह से हम उसे यूज़ करते हैं ब्रेक्स में, यानी कि हमने क्योंकि गाड़ी को हमने स्टॉप करना होता है, यानी कि हमें ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करना होता है। तो ये थे आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, खुद से करने की कोशिश करें। और उसके बाद ये सेम जैसे कि पीछे पढ़ के आए हैं, कॉन्सेप्ट मैप है वही है। हमने क्या क्या पढ़ा, पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उसके बाद थर्ड लॉ में हम आए, उसके बाद सेकंड लॉ में आए तो हमने फोर्स पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटीज़, एसआई यूनिट्स पढ़े, उसके एग्जांपल्स वगैरह, जो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन पढ़ा, फिर फोर्स पर पढ़ा, फिर फ्रिक्शन और उसके टाइप्स पढ़े। थर्ड लॉ में आए तो हमने मोमेंटम पढ़ा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, वो चीज़ पढ़ी हुई। यहाँ पर आके फोर्स कनेक्ट हो गया, यानी कि ये दो डेफिनेशंस हो गई फोर्स की, ये भी सेकंड लॉ भी, न्यूटन सेकंड लॉ भी हमें फोर्स की डेफिनेशन बताया और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हमें फोर्स की डेफिनेशन बताता है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है ख़त्म। और MCQs क्वेश्चन हैं कुछ। अब MCQs क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करें तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी हिंट्स आपको दे देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये मैं पता कराया हूँ आपको, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, ये भी आपको बता के आया हूँ। तो किसी भी यानी कि बॉडी में जो मास का मैटर का जो क्वांटिटी, मैटर की क्वांटिटी है वो मास कहलाती है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये मोमेंटम, ये भी पढ़ कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट the total momentum of a system of two bodies before and after collision remain constant, अब अच्छा ऑप्शन सारे पढ़कर फिर डिसाइड किया करें। रिमेन कांस्टेंट, रिटेन्स मोर मोमेंटम, लेजर सम मोमेंटम, नन ऑफ, तो ये कांस्टेंट ही रहता है, ये हम पढ़ के आए। वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अब अच्छा, वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से यूज़ करते हैं, ये तो चीज़ ठीक है, और ये प्लेस टू प्लेस वेरी होता है किस चीज़ की वजह, एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, साइज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस की वजह से, तो ये चेंज होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। उसके बाद है, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन बिकॉज द फुल कार्ट कैन मोर मास has more mass than the empty one. This can be expressed as, अच्छा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इससे हम इसको शो कर सकते हैं कि जितना मास बढ़ता जाएगा उतना फोर्स ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो इसे हम शो कर सकते हैं। वही सेम चीज़ है कि खाली अगर कोई कार्ट हो तो उस पर कम फोर्स लगेगा, भरा हुआ होगा तो ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब हुआ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। वही सेम चीज़ पढ़ के आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, अब हम पढ़ के आए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, यही ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये सी पर टिक हो गया लेकिन बी है, मैं बताता जा रहा हूँ आपका ऑप्शन। फ्रैक्शन अपोजिस मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट बिकॉज चार्जेस ऑफ बॉडीज, वेट ऑफ बॉडीज, रफनेस ऑफ सरफेसेस, तो इसका होगा सी। तो फ्रैक्शन प्रोड्यूस ही होता है रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से। क्वेश्चन 9 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स, अब लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स की वजह के लिए कौन सी डेफिनेशन जो है वो सही है। इट इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रैक्शन, इट इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन, इट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रैक्शन, तो ये होगा आल आर ट्रू, तो ये लिमिटिंग फ्रैक्शन से सबसे ज़्यादा होता है लिमिटिंग फ्रैक्शन। उसके बाद है 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एक प्रॉब्लम दिया गया है आपको, अपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। A man pulls a crate of mass 25 kg across level ground with a horizontal force of 60 Newton. A constant force of friction of 20 Newton acts on a sledge. Now, what is the acceleration of the sledge? अब acceleration मालूम करनी है आपने, आपको मास मिला हुआ है और फोर्स भी मिला हुआ है, वही सेम फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए, वहाँ से एक्सेलरेशन को अलग करें, मास इनटू यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, फार्मूले में रख लें तो आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो वो टिक कर दें। इसी के साथ ये MCQs के साथ आज का चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और आगे हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।